हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में नाम से क्लियर है, इनकम पर लगने वाला टैक्स। इनकम पर देखिए, इनकम प्लस टैक्स टू पार्ट्स में एलोकेट कर दिया हमने, मींस इनकम पर लगने वाला टैक्स। तो बात करते हैं इनकम क्या है। इनकम एक सिंपल एग्जांपल में अगर अपन कहें, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कह सकते हैं सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक अगर कोई व्यक्ति अपने साथ कोई इनकम ले जाता है और वास्तव में वापस आता है तो एक्स्ट्रा इनकम साथ में लेके आता है उससे बढ़ाकर, तो जो एक्स्ट्रा इनकम आई है उसी को हम क्या कहेंगे, या जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसी को हम क्या कहेंगे, इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्जी वाला है, सवेरे घर से जाता है और 200 रुपए साथ लेके जाता है और उससे वो सब्जी परचेज करता है, ठेला किराए पर लेता है, सारी चीज करने के बाद वो सब्जियों को तैयार करके मार्केट में बेचता है, उससे रास्ते में उसको नाश्ता पानी जो भी करना है वो भी करने के बाद शाम को जब वो घर पे आता है तो वो 800 रुपए अपने साथ लेके आता है। तो यहां पर इनकम क्या हुई, जो 800 रुपए लेके आया सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद, तो यहां से उसमें से जो 200 रुपए साथ ले गया उसको लेस कर दें तो जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या कहेंगे, इनकम। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हुआ, 800 में से अगर 200 रुपए लेस करते हैं तो 600 रुपए, तो उस सब्जी वाले की जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 600 रुपए। सेम चीज और भी जगह अगर हम बात करें तो इनकम, वहां पर इनकम में इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। हम इनकम में बहुत सारे हैं, हमारे पास हेड हैं, आगे देखेंगे। आगे चलते हैं, इसके अंदर टैक्स। देखिए, इनकम पर टैक्स, आदमी टैक्स देने को क्यों तैयार है। सबसे पहले तो यह है टैक्स का हमें क्या फायदा है, यह भी हमें पता चल जाए तो हम आगे होकर उस पर टैक्स देने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आपका जो भी होगा, नगर निगम नगर पालिका आपके जो भी है, वो रोड कंस्ट्रक्शन कराती है, साफ सफाई करवाती है, आपका पुलिस वालों को जो पेमेंट जाता है वो आपका रेलवे डिपार्टमेंट का पैसा है ये। और इसी तरह से आप रेलवे डिपार्टमेंट के साथ देखिए आपका कोर्ट डिपार्टमेंट एटसेट्रा, ये सारे हैं। इनके जो खर्चे होते हैं, इन खर्चों को कहां से पूरा किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई से फोन कर दिया गवर्नमेंट ने कि भैया नोट छाप दे और चालू कर दे, क्योंकि उसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि वहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड गोल्ड आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है, उसके बाद ही आरबीआई आपके क्या पैसा प्रिंट कर सकती है। तो ऐसे में इस खर्चे को कैसे चलाया जाए, तो इस खर्चे को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स लेती है और वो टैक्स आपके ही ऊपर खर्च करती है। सपोज अगर आपके घर के आसपास से सफाई कर हटा दिया जाए नगर निगम की तरफ से, जब आप टैक्स ही नहीं देते तो कहां से गवर्नमेंट देगी, सफाई कर्मी हटा दिया जाए तो आप जानते हैं क्या होगा, वही कचरा वगैरह आपके आसपास इकट्ठा रहेगा, सफाई करने वाला नहीं आएगा, घर के बाहर फेंकोगे, कितनी आसपास की रोज की लड़ाई एटसेट्रा। दूसरा देखा होगा, अगर पुलिस नहीं रहेगी, उसको पैसा नहीं देंगे तो पुलिस हट गई, पुलिस का डर की वजह से आज पब्लिक किसी को भी परेशान नहीं करती। आज आप भी आराम से जेब में पैसा लेके चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर पुलिस हट जाएगी तो वो पैसा आप सेफ नहीं रख सकते। आज आपके पास मकान है, मकान के कागज पड़े हुए हैं, आपने रजिस्ट्री पट्टा करा रखा है, कोई आपके मकान पे कब्जा करता है तो आप कहां चले जाते हैं, कोर्ट पे। कोर्ट में उस पे डिसीजन होता है, उस कोर्ट के डर की वजह से भी पब्लिक क्या करती है, आपके मकान पर कब्जा नहीं करती है। ये सारी चीजें अगर हट जाएंगी, क्योंकि जब आप टैक्स नहीं देंगे तो ये सब चीजें आपकी उससे हट जाएंगी। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं आज इसके अंदर इनकम टैक्स पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने बात की इनकम टैक्स में कब आपका रजिस्ट्रेशन मींस हमारे इंडिया के अंदर पूरी तरह से एप्लीकेबल हुआ, कब, 1962 को। बट अप्लाई कब हुआ था, 1961 में हमारे पास ये रजिस्टर्ड हुआ। 9 सेक्शन है हमारे पास, इसमें 298 सेक्शन है एंड 14 शेड्यूल है, जिनके बेस पर, क्योंकि किसी भी एक्ट को चलाने के लिए उसके सेक्शन होते हैं, उसके शेड्यूल होते हैं, जिनको उनके रूल को फॉलो करते हुए वो उस वर्क को करता है। तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये शेड्यूल बना रखे हैं और सेक्शन बना रखे हैं, जिनके अंदर हर एक के लिए वर्क लिखा हुआ है कि किस तरह से वर्क करेगा ये सेक्शन। और 62 में हमारे यहाँ पूरी तरह से एप्लीकेबल हुआ। काइंड्स ऑफ टैक्स में हमारे पास आती हैं कि कितने प्रकार के हैं, तो हमारे पास 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स किसे कह सकते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं ऐसा टैक्स जो एसएससी से डायरेक्ट वसूल किया जा सकता है, या एसएससी खुद डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कराता है।
थर्ड पर्सन इसके बीच में नहीं आता है, वो कहलाता है आपका कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। यानी आपका एसएससी खुद का, मिस्टर एक्स जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर 100 रुपए का टैक्स बना, तो मिस्टर एक्स डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस टैक्स को पे करते हैं। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, मोड कुछ भी हो सकता है, आप कैश में कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा के, जैसे भी आपका वो आप उस थ्रू इसमें क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स किसे कह सकते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है जीएसटी वगैरह। जीएसटी देखिए, जीएसटी में क्या, डायरेक्ट आपसे ना लेकर ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पैसा करता है, आप किसी भी दुकान से सामान परचेज करके लाते हैं, दुकानदार आपसे जो वस्तु है उस पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, सेल टैक्स लगता है, यानी जीएसटी लगता है। वो जीएसटी वो आपसे कलेक्ट करता है और फिर उसको अपने टिन नंबर के अंदर कहां डिपॉजिट कराता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कराता है। तो यहां पर क्या हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, आप देने वाले, बट डायरेक्ट इनकम टैक्स में नहीं दे रहे, आप किसको दे रहे हैं, उस दुकानदार को दे रहे हैं, वो दुकानदार उसको कलेक्ट करता है, फिर किसको देता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डालता है। तो इस तरह से जो पैसा जाता है उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ना जाकर क्या हुआ, इनडायरेक्टली वो टैक्स किसके पास गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो देखिए टैक्स डिपार्टमेंट में, एंड हमारे पास है नेक्स्ट चार्ज ऑफ इनकम। इनकम पर चार्ज कैसे लगाया जा सकता है, क्या रहता है, तो यहां दे रखा है हमेशा कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, तो यहां दे रखा है प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम अर्न करेंगे उस पे टैक्स लगेगा। बात आती है प्रीवियस ईयर क्या, तो हमारे पास दे रखा है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में, देखिए प्रीवियस ईयर क्या, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज होता है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रीवियस ईयर। अब अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एंड किस में दिया जाएगा, तो उसका टैक्स दिया जाएगा आपका किस में, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 अप्रैल 2019 है और 2020 है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा हमारा क्या, 2020 एंड 21। इसमें आप इसका टैक्स पे करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो प्रीवियस ईयर किसे कहेंगे, जो व्यक्ति 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इनकम जो अर्न करता है, उस इनकम को हम उस पीरियड में जो इनकम अर्न करता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं हम प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करता है इसका पेमेंट जाता है आपका किसमें, असेसमेंट ईयर में। एंड असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 हुआ इसका हमारा, तो इसमें आप टैक्स पे करेंगे, अपनी रिटर्न जो फाइल करेंगे वो किसमें पे करेंगे, इसके अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है। आगे चलते हैं हम एसएससी। एसएससी कौन होगा और पर्सन कौन होगा, तो बात करते हैं पर्सन। पर्सन में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, राम श्याम सीता गीता राम रहीम एटसेट्रा सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है। सेकंड एचयूएफ हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी आपको पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। एक फर्म इनकम टैक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में आती है। एक कंपनी भी आपकी इसमें आती है। एओपी एसोसिएशन पर्सन आपके इसमें आता है, ठीक है। नगर निगम निकाय एटसेट्रा वो भी इसी के डेफिनेशन के अंदर आती है। तो इन पर अगर ये इनकम अर्न करती हैं तो इन पर क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। तो पर्सन की डेफिनेशन में बात आती है एसएससी कौन होता है, तो एसएससी के लिए अगर हम कहें तो ऐसा व्यक्ति जिसने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की है और वो एक लिमिट से ज्यादा जो भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है, क्योंकि हर एक असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग अमाउंट होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो जो भी वहां पर लिमिट दे रखी है उस लिमिट से ज्यादा, सपोज 3 लाख दे रखी है तो 3 लाख रुपए तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट 3 लाख से ऊपर होने पर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो गया। और यहां पर आती है कि एसएससी कौन होगा, मींस करदाता। करदाता कौन होगा, जो 3 लाख से ऊपर की इनकम अर्न कर रहा है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो वो हो जाएगा एसएससी। बट अगर किसी व्यक्ति को टैक्स पेयर नहीं है फिर भी अपनी तरफ से रिटर्न फाइल करना चाहता है तो वो एसएससी की कैटेगरी में अपनी तरफ से इंक्लूड हो सकता है। आगे चलते हैं हम
इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास इसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? तो नाम एग्रीकल्चर में दे रखा है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इनकम हमारे इंडिया के अंदर 100% एग्जेम्प्ट है। हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, बट इसे कंप्यूट करते वक्त इनकम को इंक्लूड किया जाता है, फिर उस पर वापस टैक्स को लेस किया जाता है। जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स देखेंगे तो वहां पर इसको इंक्लूड करेंगे और लेस करेंगे। तो आज हम इस पे डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर इनकम पर। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है ये भी निकालना हमें जरूरी है। कितनी होगी जब आपकी एग्जेम्प्ट होगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम किसे किया है? अगर कोई भी व्यक्ति जो किसान का वर्क करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा वर्क करता है, वो अगर उससे जो इनकम अर्न करता है तो वो कहां आएगी? आपकी एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल कोई किसान है, वो खेती जमीन किराए पर लेता है या खुद की जमीन है, उसमें हकाई करना, जुपाई करना, बीज बोना और पूरा प्रोसेस करना, कटाई करके उसे तैयार करके खलियान में ले जाना और खलियान से तैयार करके फसल को कहां ले जाना? मार्केट में ले जाकर बेचना। तो यहां जो इनकम आई उसमें से जो एक्सपेंसेस आपने किया है उसको लेस करने के बाद जो इनकम बचती है, डिफरेंस, सपोज आपने कटाई जुपाई सबका खर्चा आया 1 लाख रुपया और आपको 5 लाख रुपए फसल बेचने से हुए, तो ऐसी कंडीशन में 4 लाख रुपए जो आए वो आपकी क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर की इनकम कहलाएगी। एग्रीकल्चर इनकम हमारे इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है। और भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम में किस किस को शामिल कर रखा है? अगर कोई अपने जमीन को, जो किसान है खेती नहीं कर रहा बट किसी को किराए पर दे देता है और वो उसमें खेती करता है, वही सारा प्रोसेस अगर करता है, तो ऐसे में उस बंदे को जिसने उस पर खेती की है वो भी एग्रीकल्चर में आएगी, और आप जिसने एग्रीकल्चर लैंड पर रेंट लिया है वो भी किस में आएगा? एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। बट अगर आप इसे मेले और अदर पर्पज के लिए, सम्मेलन वगैरह करवाने के लिए, शादियां करवाने के लिए अगर आप अपनी जमीन को किराए पर देते हैं तो उससे जो इनकम आती है वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। बात आती है एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम को आपने पार्टली एग्रीकल्चर इनकम भी किया है, क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जो होती है उसी की उन्होंने बिजनेस डाल लिया। जैसे अगर मैं बात करूं चाय की खेती करने वाले, अब आप देखिए आसाम और इनमें जो खेती होती है चाय की, अब चाय को पत्तियों को तोड़ना, फिर उनको मार्केट में ले जाना और फिर उनकी रेटें ऊपर नीचे लगाना, तो ऐसे में किसानों ने क्या किया, खुद ने अपनी फैक्ट्रियां डालना स्टार्ट कर दिया और वो उस फैक्ट्री को तैयार चलाते हैं। जिनकी ज्यादा बड़ी जमीन है तो वो क्या करते हैं, उन्होंने खुद की फैक्ट्री लगा ली। अब वो कहते हैं कि इस फैक्ट्री से तैयार चाय की पत्ती एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम है, सो इन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने उसको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का नाम दिया। कुछ पार्ट आपका एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ पार्ट आपका बिजनेस इनकम है। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो आपके कंप्यूट में लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट होगा, बट जो एग्रीकल्चर पार्ट है, टैक्सेबल पार्ट है, जो बिजनेस का पार्ट हुआ, उस पे आपके क्या लगेगा, टैक्स लगेगा बिजनेस के अकॉर्डिंग। जो भी रेट उसकी रहेगी हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे, तो उस पे उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चाय का बिजनेस, टी का बिजनेस करता है तो 60-40 का रेशो होता है टी के लिए, 60% एंड 40%, 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम। तो यहां बात आती है एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस, तो 60% एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट, ठीक है। कंप्यूट में तो लेंगे बट हम कर लेंगे। सपोज किसी ने चाय के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया कितने का, 5 लाख रुपीस का, तो इसका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम। ये एग्रीकल्चर में चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, आपका बिजनेस इनकम में चला जाएगा। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम तो हमारे यहां एग्जेम्प्ट है, बस इसे कंप्यूट करते वक्त इसे कहां शामिल करेंगे, कंप्यूट टैक्स में, और ये आपका बिजनेस इनकम है, ये बिजनेस में चला जाएगा, इस पे टैक्स लगेगा। इसी तरह से हमारे यहां कॉफी
का बिजनेस अगर कोई करता है तो उसके लिए 65, 75 और 25 का रेशो दे रखा है। ऐसे रबड़ का बिजनेस है 65 और आपका 35 का रेशो दे रखा है। इस तरह से सबकी अलग अलग रेशो बना रखे हैं। इसी तरह से देखो आलू की खेती कर रहे हैं और साथ में वो वेफर्स बनाने का काम कर रहे हैं, चिप्स। तो ऐसी कंडीशन में आलू कितने रुपए का और बिजनेस से प्रॉफिट जो हुआ वो एग्रीकल्चर करके 100% एग्जेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं, गवर्नमेंट ने उसे कहा पार्टली। अब बात आती है जब आपको एग्रीकल्चर इनकम कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया या बिजनेस इनकम कर दिया, इस बिजनेस से जो शेयर होल्डर है चाय की बिजनेस से रिलेटेड, वो भी कहते हैं कि भाई हमारी इनकम को भी एग्जेम्प्ट किया जाए। वहां के जो वर्कर हैं, जो वहां के ऑफिसर हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है वो भी कहते हैं कि हम तो एग्रीकल्चर का वर्क कर रहे हैं, हमें एग्जेम्प्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, यहां पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको किस में माना जाएगा, बिजनेस इनकम में, या उनकी सैलरी है सैलरी हेड में जाएगा, उन पे टैक्स लगेगा, उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। आप चाय के बिजनेस में काम करते हैं बट आपको नहीं। सेम शेयर होल्डर के लिए भी यही वर्ड बोला कि जो डिविडेंड मिलता है वो 100% आपके लिए क्या होगा। वैसे तो हमारे इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो 100% क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। आगे बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, तो इनकम को 5 हेड्स में इंक्लूड किया है, एलोकेट किया है। 5 हेड में गया तो बात करते हैं इसके 5 हेड। देखिए इसके 5 हेड क्या क्या हैं आपके, तो 5 हेड में हम डिस्कस करते हैं इसके कि 5 हेड कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इसके सारी इनकम को जो एलोकेट किया है इसने 5 पार्ट्स में, जिस तरह से आप देख लीजिए रावण के 10 सिर थे 10 अनंता, वैसे ही हमारे इसके इनकम को भी 5 हेड में एलोकेट किया है। तो देखिए 5 हेड की इनकम का कैलकुलेशन, फर्स्ट इसने दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचों हेड की इनकम को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसे कहते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। इस इनकम में से अगर हम डिडक्शन लेस कर देते हैं अंडर चैप्टर 6A 80C to 80U, अगर ये डिडक्शन लेस कर देते हैं तो जो डिडक्शन लेस करने के बाद आई है उसे कहते हैं हम टोटल इनकम। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है हमारा टोटल इनकम। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कैजुअल इनकम क्या होता है। तो कैजुअल इनकम नाम से ही क्लियर है, आकस्मिक आय, ऐसी इनकम जो अचानक होती है। जैसे कहते हैं ना, कहीं छप्पर फाड़ के दिया है, आपने सट्टे में पैसा लगाया, 100 रुपए का टिकट लिया, 100 रुपए लगाए और मिल गए 10 लाख रुपए। तो ऐसे में जो इनकम आएगी वो कौन सी है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम घोड़े पर पैसा, हॉर्स रेस में पैसा लगाना और भी क्लब में जाकर खेलना, ये सब किसके पार्ट हैं, आपके कैजुअल इनकम के। बाकी हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।